जया एक सवाल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। जब आप कहते हैं कि मोशन है ग्रेविटी और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो जो ड्रॉप का केस है इसके अंदर दो बातें अंडरस्टूड होती है। यू बराबर होता है 0 के और ए बराबर होता है जे के। तो हमने कहा था जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे ये रह जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, याद आया? ठीक। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं कि हाफ और जी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर हाफ और जी दोनों कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस इक्वल कांस्टेंट टाइम टी स्क्वायर, यानी एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सवाल ये आता है कि रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1 second, 2 second and 3 second, यानी मुझे मालूम करना है S1 is to S2 is to S3। तो पहले S1 निकालें। कैसे निकालेंगे, ये ना फॉर्मूला, S1 बराबर होगा हाफ, मैं G की वैल्यू अपनी आसानी के लिए क्या ले लेता हूँ 10, और T की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि S1 का मतलब है 1। आंसर मेरे पास आ जाएगा क्या 5 into 1, जिसका मतलब है 5 मीटर्स। अगर मैं निकालना चाहूं S2 तो फॉर्मूला होगा हाफ जी, और अब क्या लिखा होगा 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको लिखते हैं 5 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो मैं इसको लिख देता हूं कितना 20 मीटर्स। ठीक। और अब अगर मैं निकालना चाहूं S3 तो आप लिखेंगे हाफ जी, और यहाँ क्या आएगा 3 स्क्वायर, ये बनेगा 5 into 9 यानी 45 मीटर्स। अब मुझे चाहिए रेशो किसका, S1 is to S2 S3। S1 का मतलब है 5, इसका मतलब है 20 और इसका मतलब है 45। रेशो निकालने का मतलब है इसको अगर मैं सबको 5 से डिवाइड कर दूं 1 is to 4 is to 9। अब मैंने सवाल वैसे सॉल्व कर दिया जैसा आप रेगुलर क्लास में भी सॉल्व करते हैं। एप्टीट्यूड में इतनी वर्किंग की नीड नहीं थी, बहुत सारे तरीके थे। मैंने डेलिबरेटली लिखा है 1 into 5, 4 into 5 और 9 into 5, तो 5 तो तीनों में ही क्या है कॉमन, तो रेशियो बनना चाहिए 1 4 9, ये निकालो और सब छोड़ दें। ये देखिए एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आप डायरेक्टली यहां से ये रेशियो लिख सकते थे। अगर यहाँ पे चौथा सेकंड भी आ जाता तो क्या लिखा होता 16, और अगर 5 सेकंड होते तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है। क्या लॉजिक समझ में आ रही है? मैं इस रिलेशन से डायरेक्टली ये लिख सकता हूं। ये सवाल की एक शक्ल है। सवाल की एक शक्ल और भी है, जहां मैंने लिखा है ना रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वो सवाल आपको देंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। वो जो भी था आपको फर्क याद है कि 2 में और सेकंड में क्या फर्क है, 3 में और थर्ड में क्या फर्क है, 1 में और फर्स्ट में कोई फर्क नहीं है। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट 0 1 2 3 की बात करेंगे तो जो 1 सेकंड है वही फर्स्ट सेकंड भी है, लेकिन 2 सेकंड का मतलब है 0 से 2, और सेकंड सेकंड का मतलब है 1 से 2, 3 सेकंड का मतलब है 0 से 3, थर्ड का मतलब है सिर्फ 2 से 3। तो अब अगर मुझे रेशियो चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो मैंने सारे डिस्टेंस निकाले एस फर्स्ट, याद है लॉजिक? अगर यहाँ 1 होता है 1 आता है, यहाँ पर से एक कम, तो अब 1 से कम क्या होगा 0, एस 0 कितना होगा 0, क्योंकि जब टाइम 0 डिस्टेंस भी 0 लिखने की नीड ही नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ एस फर्स्ट इक्वल एस 1, कितना था आपके पास 5 मीटर। एस सेकंड कैसे निकालेंगे, एस 2 यानी 20 माइनस 5 क्या आ जाएगा 15, और एस थर्ड कैसे निकालेंगे, एस थ्री माइनस एस टू यानी 45 माइनस 20 क्या सा आ जाएगा 25। अब जब मैं रेशियो निकालूंगा तो वो होगा 5:15:25, तो ये बन जाएगा 1:3:5। ठीक।
अगर सवाल आता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये वाला करना। अगर सवाल आता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, तो ये वाला काम है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में से ये वाला रेशियो वो है जो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। अगर वो क्या है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ना लिखूं, 1, 2 एंड 3 लिखूं, तो यह है। अब फर्स्ट तो सेम ही रहता है, तो 1 की जगह क्या आ गया 1। सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा 4 - 1 3, और थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा 9 - 4 5। आप इस वर्किंग से बच जाएंगे। यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये कि अगर सवाल ये होता कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, अब फोर्थ सेकंड इजाफे आ गया, तो मैं क्या करता मैं पूरी वर्किंग दोबारा थोड़ी करूंगा। फोर्थ सेकंड का मतलब है यहाँ पे 9 के साथ क्या लिखा हुआ होगा 16, तो फिर 16 - 9 क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा 7। मुझे सारी वर्किंग करने की नीड नहीं है। वो जिस सेकंड की बात करेंगे आप इस तरीके से वैल्यू निकाल दें और फिर देख लो मुझे किसका डिफरेंस जो है वो निकालना है। नहीं आ रहा सर, आप कैलकुलेटर से चेक कर रहे थे ना, या फिर ई कैड वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो शक में मुब्तला है कि 16 में से 9 निकालेंगे 7 आएगा या नहीं आएगा। दिल तो कर रहा है कि पूरा सिखा दो, मैं घर में अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये है 16, 16 में से आप निकालते हैं 7, ज्यादा निकाल दिया मैंने। अब सही है। तो अब आपको जो है वो इत्मीनान हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, ऐसे ही कर देना। तो ये होता है बात समझ में आ रही कि क्या करना है। अगर वो 1 2 3 4 बोलते हैं वो तो डायरेक्टली आप एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करना पड़ेगा। 4 सेकंड आ जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 9 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 7। ठीक, नोट कर लीजिए। क्यों परेशान। हाँ हाँ, अगर देखिए वो कहते हैं ना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 4 5 6 7, जब तक पूरा पूरा टाइम है तो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी कि टाइम होता है 7 सेकंड, तो यहाँ क्या लिखा होता है 49। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ होता 7 तो 49, और 49 से पहले होगा 36, 49 - 36 तो रेशो।
कॉपी कर लिया लोन। अच्छा, मोशन में ग्रेविटी का एक क्वेश्चन जो मेरा से 2020 के आसपास जो है वो एमडी गेट में आया भी नहीं। सवाल किस तरह का कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, जब आप इस बॉल को ड्रॉप करते हैं इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। आपने क्या किया, इस बॉल को ड्रॉप किया और जब बॉल को मूव करते हुए कितना टाइम गुजरा था, 3 सेकेंड, आपने इसको कैच कर ली, तो ये रुक गए। आपने इसको दोबारा क्या किया, छोड़ दिया। ये ऐसे है कि मैं इसको यहां से ड्रॉप करूं, ये नीचे गिर रहा हूं, मैं होल्ड करूं, दोबारा छोड़ू। अब वो पूछते बताएं इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक जाने में। तो बात सुन लो, सवाल आपके पास क्या है, when a ball is dropped it reaches the ground in 5 seconds. What if after dropping it you catch it after 3 seconds and then release it again?
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? तो सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? बॉल है, आप बॉल को ड्रॉप करेंगे, वो ग्राउंड में कितने देर में पहुंचेगी? 5 सेकंड में। आपसे कह रहे हैं कि आपने बॉल को ड्रॉप किया, सिर्फ 3 सेकंड गुजरे थे, आपने उसको कैच कर लिया और दोबारा छोड़ दिया। तो बताइए अब उसे ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ये आपने सॉल्व करना। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, जब तक मैं आपको क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। यहाँ तक सुनाई देगा, इसका फायदा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आवाज में भी बात करें। चेक करता हूँ, 2 सेकंड ही होगा बस।
और वही हार मान के सॉल्व करना है। मैंने कुछ बच्चे मुकाबला करते हैं सवाल से। क्या सर? हाँ हो सकता है, मेरा ख्याल है। चलो यार देखिए, अब सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। वो कॉमन सेंस है, अगर आपने यहां पर बॉल को होल्ड करके ड्रॉप किया तो यू की वैल्यू क्या बन गई? 0। ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 9.8। मैं अपनी आसानी के लिए क्या ले लेता हूं, 10। प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 चीजें होती हैं, यू, वी, ए, टी और एस। मेरा मानना यह है कि इन 5 में से अगर 3 पता हो ना तो बाकी तो मालूम किया जा सकता है। अगर 5 में से 3 पता नहीं है तो फिर सवाल में मल्टीपल कंडीशंस होनी चाहिए जिनको इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व होगा। एक न्यूमेरिकल में अगर 5 में से 3 वेरिएबल मौजूद है ना, बाकी जो भी 2 वो मालूम हो सकता है। अगर 5 में से सिर्फ 2 पता हो तो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर लाजमी तौर पर कोई तीसरी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं क्या निकाल सकूं, टाइम। तो मैंने कहा एक काम करता है, मुझे पता है कि बॉल को ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे कितने में पहुंची है, 5 सेकंड में। तो मैं इसको कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, और मैं यहां पर लिखता हूं ए टू बी। आपने कहा ए टू बी के लिए फॉर्मूला होगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू कितना है 0, क्योंकि यहां पे भी बॉल को क्या किया गया था, ड्रॉप। तो ये बन जाएगा हाफ, ए का मतलब 10 और टी का मतलब 5 स्क्वायर। ये बनेगा 215, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये बनेगा 125 मीटर्स। यानी पूरा फासला ऊपर से लेके नीचे तक टोटल कितना है, 125 मीटर। फिर हम ये कहें कि सर बॉल जो है वो 3 सेकंड तक और नीचे आई, तो इसको मैं कह देता हूं सी। अब अगर मैं ए से सी का डिस्टेंस निकाल तो आप लिखेंगे एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ, ए का मतलब 10 और 3 स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इज 45 मीटर्स। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 45 मीटर। तो अब एक बात समझ में आ गई कि यहां पर जो तीसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हो सकती है डिस्टेंस। कितना होगा, 125 माइनस 45 यानी 80 मीटर्स। क्यों? क्योंकि आपके पास ये टोटल डिस्टेंस 125 है, ये 45 है, तो जो बच गया वो बेसिकली इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। आपने कहा 145 माइनस 25 80, और जब 3 चीजें पता चल गई तो अब मेरे लिए चौथा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोबारा फॉर्मूला क्या होगा, एस इक्वल हाफ 80 स्क्वायर। 5 एक इस दफा एस कितना गिवन है आपको, 80। यहां लिखेंगे 80 हाफ ए और टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 5। तो टी स्क्वायर इज 80 अपॉन 5, टी स्क्वायर इज 16, तो टी इक्वल 4 सेकेंड। कुछ पहले पढ़ा ऐसे निकाला था या बस आ गया, यही किया था। ठीक, बाकियों को वर्किंग समझ में आ रही है, ठीक, कॉपी कर लीजिए अपने पास।
जब ये सब कॉपी कर लेंगे ना तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व होता है ये देखेंगे। क्यों ए इक्वल बी अपॉन टी नहीं होता, ए इक्वल डेल्टा बी अपॉन टी होता है। अगर सिर्फ बी होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना। तो कॉपी कर लिया आपने? अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, आपसे क्या कहा जाएगा? A ball is dropped, the distance it will travel during 9 सेकेंड is। और यहां पर होंगे आपके पास 4 ऑप्शंस। तो जरा सॉल्व करके बताने क्या आंसर आएगा। सवाल में से इतना ही है। लेकिन वो सवाल कहते हैं जिसमें कुछ गिवन नहीं होता ना। क्योंकि जब आपने जुमला इस्तेमाल किया बॉल इज ड्रॉप, तो दो बातें तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। क्या क्या? यू 0 है और एक इसके बराबर है 10 के। दो बातें पता है, एक टाइम की इंफॉर्मेशन की वजह सॉल्व हो जाएगा अभी कर।
बहुत सारी शहादतें मौसूल हो गई कि 85 आ रहा। अब आपने जैसे भी सॉल्व किया होगा, मैं आपकी जगह होता तो क्या सॉल्व करता? बॉल इज ड्रॉप, यू जीरो, फॉर्मूला बनेगा हाफ एटी स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए मैं ए की वैल्यू को क्या मान लेता हूँ 10, तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ होगा 5, और फिर यहाँ पर होगा 9। तो 9 का मतलब है 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 81 माइनस 64 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा जी? अगर 81 में से 64 माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा 17, ठीक। और 5 इंटू 17 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 85 मीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक। वैसे एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई इसको सब्ट्रैक्ट करने में अभी भी स्ट्रगल करता है तो एक तरीका तो वही है जो आपकी मिस ने आपको सिखाया था छोटी क्लास में। 1 कैरी करेंगे, 11 माइनस 4 करेंगे 7, और 7 माइनस 6 करेंगे 1। एक काम मैंने शायद किसी सवाल को सॉल्व करते हुए कभी ना कभी बताया होगा। ये क्या लिखा हुआ है 81। अगर मैं इसको सिर्फ 80 मान लूं तो 80 माइनस 64 हर बच्चा डायरेक्टली लिख सकता है 60। 80 माइनस 64 इज 60। ये 81 था तो उसमें एक 1 बढ़ा देंगे, क्या बन जाएगा 17। अब ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कभी का नंबर रैंडमली लिखा हुआ आ जाए ना, जैसे ये लिखा हुआ है 78 माइनस 53। आपको देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। लेकिन अगर आप इसको मान लेते हैं 18 और इसको मान लेते हैं 53, आप सब एग्री करते हैं इसका आंसर क्या आएगा 27। लेकिन ये 78 था, आपने 82 ज्यादा करके बनाया है तो इसका मतलब भी 27 नहीं होगा, क्या होगा 25। हम कभी कभार इस तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन ये काम उस वक्त करिएगा जब आपको याद रहे कि मैंने 78 को 80 बना दिया। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है तो ये ना हो कि आपने 80 माइनस 53 27 जो है वो मार्क करके भी आ गया और हो सकता है ऑप्शन में गिवन भी हो। मैं सिर्फ वो तरीके बताता हूं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाया करती है। देखिए अब जो अगली बात हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे वो है बेसिकली फोर्सेस। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स को अगर समझना चाहें तो फर्स्ट करने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी 10 न्यूटन राइट से, 10 न्यूटन लेफ्ट से, और ये रेस्ट में था। बताइए कहाँ जाएगा, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा या रेस्ट में ही रहेगा? क्यों रेस्ट में आएगा? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऐसे फोर्सेस को हम नाम देते हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं करती, बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज करने की सिर्फ क्या करती है कोशिश, टेंड्स टू चेंज। इसके बरखिलाफ अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता और इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगती 10 न्यूटन, तो अब ये फोर्स आपके पास क्या होती अनबैलेंस्ड। क्यों अनबैलेंस्ड? क्योंकि कोई दूसरी फोर्स है ही नहीं। और इवन अगर होती भी लेट्स से 3 न्यूटन, तो बताइए कितनी फोर्स बैलेंस्ड और कितनी अनबैलेंस्ड है? 3 बैलेंस्ड है और 7 अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्स टेंड्स टू चेंज नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्टेट। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है वो स्टेट को बदलती है। अब इसी आइडिया को समझाने के लिए आपने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अगर हम जल्दी से तीनों को समराइज करने की कोशिश करें
तो आप एक लॉ पढ़ते थे जो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उन बॉडीज को डील करता है जिन पे लगने वाली फोर्सेस कैसी होती हैं, बैलेंस। तभी तो स्टेटमेंट रिकॉल करें, in the absence of unbalanced force, क्यों? In the presence of balanced forces. In the absence of unbalanced force, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will move with uniform velocity. क्यों ऐसा कह रहे हैं? बॉडी रेस्ट में एक फोर्स जहां से लगी 5 न्यूटन, एक फोर्स जहां से लगी 5। बताइए फोर्सेस बैलेंस है अनबैलेंस्ड है? बैलेंस है। क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं। तो रेस्ट में किस पे ही रहेगी? रेस्ट पर। ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट 4 मीटर पर सेकंड से। मैंने यहां से फोर्स लगाई 5 न्यूटन, मैंने यहां से फोर्स लगाई 5 न्यूटन। बताइए बॉडी विल स्पीड अप, बॉडी विल स्लो डाउन, या कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? अगर सिर्फ ये वाला 5 होता तो बॉडी विल स्पीड अप, अगर सिर्फ वो वाला 5 होता बॉडी विल स्लो डाउन, क्योंकि अपोज कर रहा है। लेकिन अगर 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो ना कोई 4 को बढ़ाने वाला है ना कोई कम करने वाला, तो बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यही तो न्यूटन कह रहा है, in the presence of balanced forces, yani in the absence of unbalanced force, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will move with uniform velocity. न्यूटन का फर्स्ट लॉ और भी क्या कहलाता था? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। ठीक, अपने पास नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया आप लोग? अच्छा, ये जो फोर्स की डेफिनेशन बार बार कह रहे हैं कि फोर्स इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्यों न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will move with uniform velocity। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स नहीं होगी तो रेस्ट रेस्ट रहेगा, मोशन मोशन रहेगी। अगर फोर्स होगी तो वो स्टेट को क्या करेगी? बदल देगी। तो न्यूटन की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं या फोर्स की, कि फोर्स इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आई है। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करे। अब इसको दो तरीकों से कहा जा सकता है। इनर्शिया मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करे, यानी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के बदलने को रेजिस्ट करे। तो आप दोनों तरीकों से डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, the ability of a body to maintain its state कब? in the absence of an unbalanced force। जब फोर्स लगती है तो वो स्टेट को बदलने की कोशिश करती है। अगर फोर्स नहीं लगेगी तो स्टेट नहीं बदलेगी। हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑब्जेक्ट की मजबूरी का नाम है, कि जब तक फोर्स नहीं लगती इनर्शिया स्टेट को बदलने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा रहेगा? जब तक कोई फोर्स नहीं लगा, यानी इसका इनर्शिया क्या चाह रहा है कि अपनी स्टेट को क्या करें? मेंटेन। अब अगर ये तो बहुत हल्का सा ऑब्जेक्ट, कोई भारी ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ये, मैं इस डस्टर को ऐसे उठा देता हूं, ठीक है? इस चेयर के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस चेयर को यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे उठाया जा सकता है? नहीं, नहीं उठा सकते। क्यों? इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसके अंदर स्टेट को मेंटेन करने की सलाहियत ज्यादा है, तो इट विल बी नीडिंग मोर फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। हम ये कहते हैं मास इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया जो है वो टेंडेंसी है, ठीक? अब बहुत सारी एग्जाम्पल, आप में से वो बच्चे जिन्होंने कभी बस में सफर किया शायद वो एग्री भी कर जाए, अदरवाइज आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कराची के रोड पर जो बस होती है वो कम से कम मर्दों के लिए पूरी रुकती नहीं। यानी जितना मैंने बस में सफर किया है, मैं उसकी बुनियाद पे बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वो बेचारा मर्द जो है ना, वो दरवाजे पे आके खड़ा होगा कि स्टॉप आ रहा है, वो दरवाजे पे हाथ मारना भी शुरू करेगा, बस रुकेगी अगले स्टॉप पे जाके, और रुकती भी नहीं, वो स्लो होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैसेंजर होता है वो चलती हुई बस से उतरता है, क्या करता है? भागता है बस के डायरेक्शन में। क्यों? टू ओबे इट्स इनर्शिया। अगर आज बस की स्पीड है लेट से, स्लो होने के बाद भी 1 मीटर पर सेकंड, तो आपकी स्पीड में कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द बस। जब आप बस से निकलते हैं तो आपकी बॉडी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। आपने अपने पांव एक जगह रोक लिए, आपकी बॉडी का अपर पोर्शन स्टिल 1 मीटर पर सेकंड, मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है? मुंह के बल गिरेंगे, लिहाजा उससे बचने के लिए क्या करते हैं? बस से उतर के बस की डायरेक्शन में भागते हैं। अब मिसालें बहुत सारी हैं। आप गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो, क्या होता? आगे गिरते हैं, पीछे गिरते हैं? सोचे, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप ड्राइवर को नहीं देख रहे, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अगर अचानक से स्टार्ट हो गई, आगे जाए, आप हमेशा कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। क्यों? आप गाड़ी की सीट पे बैठे हुए, सीट गाड़ी से कनेक्टेड है, गाड़ी आगे गई, सीट आगे गई, बॉडी का लोअर पोर्शन कहाँ गया? आगे। अपर क्या चाह रहा है? रेस्ट में था, रेस्ट में रहे, वो रेस्ट में रहना चाहता है, लोअर आगे निकलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अपर कहाँ जा रहा है? पीछे। तो सर मारे क्या कह रहा हूं? गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, वो तो अब वैसे जाती भी नहीं क्योंकि अब तो शायद फसल में भी स्पीड लिमिट आ गई है 60 की। अगर गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, अब क्या होगा? अब आगे गिरेंगे, पीछे गिरेंगे? अब आगे गिरेंगे। जितना आपने सोचा है, तो कभी सोचे सीट बेल्ट, सीट बेल्ट क्या करती है? आपको आगे जाने से रोकती है। अगर आप वैसे ही पीछे जा रहे हैं ब्रेक लगने पे, तो फिर तो कोई खतरा ही नहीं है, खतरा होता ही है
कि जब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है तो जो पैसेंजर या ड्राइवर होता है वो हमेशा आगे जाता है, आगे जाएगा। ड्राइवर होगा तो स्टीयरिंग व्हील से टकराएगा, पैसेंजर होगा तो विंड स्क्रीन से टकरा के बाहर भी जा सकता है। तो सीट बेल्ट बांधी जाती है कि उसको पीछे की तरफ धकेले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो आप आगे जाते हैं, क्यों? गाड़ी रुकी, सीट रुकी, बॉडी का लोअर पोर्शन रुका, अपर क्या चाहता है? आगे जाना, तभी आप आगे की तरफ जाते हैं। गाड़ी अचानक से स्टार्ट होगी, अपर रुका रहना चाहेगा, आपको फील होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। ये सब कहलाता है क्या? इनर्शिया। आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पढ़ते थे, मैंने ये एग्जाम्पल दी थी। आप लोगों को देखिए जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, उनके लिए चलना फिरना जो है वो एक मुश्किल काम होता है। जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने एथलीट्स होते हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका बॉडी वेट क्या होता है? कम, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैं अक्सर जो है वो एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने तो इंजमाम को देखा भी ना। 1992 का जो वर्ल्ड कप, हम एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उस वर्ल्ड कप में वो हमारा स्टार बैट्समैन था। आजम खान को देखा, ठीक है? आजम खान से वैसे बड़ा हुआ है, उसकी हाइट कम। जो इंजमाम था उसकी हाइट जो थी वो मेरे ख्याल से 6 फुट या उससे थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए। वजन आजम खान जितना था, तो आप हिसाब लगा लें। शुएब मलिक को आप जानते हैं, उनकी वजह शोहरत आजकल कुछ और है, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर गुजरे हमारे। अगर आप शुएब मलिक को देखें ना, मुझे ऐसे इनिंग्स याद है कि इंजमाम ने शॉट प्ले किया, शुएब मलिक ना भाग के बोलता था इंजी भाई भागिए, क्योंकि उसका मास था कम, उसका इनर्शिया था कम, स्टेट फॉरन बदल जाती थी। वहां वाले को स्टार्ट करने में भी जो है वो बड़ा टाइम लगता था। बॉडी मास क्या है ज्यादा, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा होता है ना गोल मटोल टाइप, अगर वो बच्चा बैठा बना आप उसके माथे पर उंगली रखते, उसे क्या है? अब वो लुढ़कता रहेगा। क्यों? जिसका बॉडी मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसकी स्टेट को बदलना जो है वो मुश्किल काम होता है। तो इसको यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जब क्लास होगी तो न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मोमेंटम भी शुरू करते हैं। बता इससे रहा हूं कि अगर घर से कुछ पढ़ के आना चाहें तो आप